सबसे पहले आपको यह बताएंगे कि क्या सैफ अली खान पर हुए हमले के पीछे कोई गहरी साजिश भी हो सकती है। मुंबई पुलिस ने अपने एक नए खुलासे में कहा है कि जिस व्यक्ति ने 16 जनवरी को सैफ अली खान पर उनके घर में घुसकर हमला किया, ठीक उसी तरह की कदकाठी वाले एक अपराधी ने इससे 2 दिन पहले यानी 14 जनवरी को फिल्म स्टार शाहरुख खान के बंगले की रेकी भी की थी। शाहरुख खान के बंगले का नाम है मन्नत और यह उसी बांद्रा इलाके में है जहां एक हाउसिंग सोसाइटी के अपार्टमेंट में सैफ अली खान रहते हैं। यानी सैफ तो अपने घर में सेफ नहीं है, लेकिन अब ऐसा लगता है कि शाहरुख खान भी सेफ नहीं है, सलमान खान भी सेफ नहीं है। और इस हाउसिंग सोसाइटी यानी जहां सैफ रहते हैं, सैफ के घर और शाहरुख खान के बंगले के बीच सिर्फ 2.7 किलोमीटर की दूरी है। शाहरुख खान और सैफ अली खान दोनों ही बॉलीवुड के बड़े फिल्म स्टार हैं, दोनों ही बांद्रा इलाके में रहते हैं, दोनों इस्लाम धर्म को मानने वाले हैं और दोनों की ही पत्नियां हिंदू धर्म से थीं शादी से पहले। इनमें करीना कपूर थी शादी से पहले और शाहरुख खान की पत्नी गौरी खान शादी से पहले गौरी छिब्बर थी। और हो सकता है कि इन बातों का भी इन दोनों घटनाओं से कोई कनेक्शन हो। यह कनेक्शन हम निकालने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, लेकिन जब पुलिस भी तहकीकात करती है तो इन सारी बातों का ध्यान देती है। यह हमारी थ्योरी नहीं है, यह एक थ्योरी पुलिस की भी हो सकती है और पुलिस ने वैसे अभी तक इस पर अपना कोई औपचारिक बयान नहीं दिया है। यहां एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि सलमान खान और आमिर खान भी मुंबई के बांद्रा इलाके में ही रहते हैं और इनमें भी सलमान खान ने हाल ही में अपने घर की बालकनी में बुलेट प्रूफ शीशे लगवाए हैं और उन्हें गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई जान से मारने की धमकियां पिछले काफी समय से देता आ रहा है। तो आप देखिए, अगर तो बांद्रा में 3 बड़े खान रहते हैं, शाहरुख खान, सलमान खान और सैफ अली खान। आमिर खान भी इसी इलाके में रहते हैं, लेकिन आमिर खान का नाम हम इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि अभी इस पूरे मामले में आमिर खान पर कोई ऐसा हमला नहीं हुआ है। लेकिन ये तीनों की अगर हम बात करें तो आप इन तीनों में देख सकते हैं कि इन तीनों के ऊपर ही लगातार कहीं ना कहीं से कुछ हमले की जो है कनेक्शन दिखाई देता है। इन घटनाओं के बीच अब कोई कनेक्शन है भी या नहीं, इसका खुलासा तब होगा जब पुलिस सैफ अली खान पर हमला करने वाले अपराधी को गिरफ्तार कर लेगी। अब जरा इस ऑटो वाले की किस्मत देखिए और जरा कल्पना करके देखिए कि एक ऑटो रिक्शा वाला रात में 2-2:30 बजे सवारियों की तलाश में है और अचानक से उसके ऑटो में कोई व्यक्ति आकर बैठता है और वो व्यक्ति और कोई नहीं बल्कि खुद सैफ अली खान है। और ऐसी स्थिति में जब सैफ का पूरा कुर्ता खून से लाल हो चुका है, सैफ घायल अवस्था में है, उन्हें मदद की आवश्यकता है और इस व्यक्ति को यह मौका मिलता है कि ये सैफ को अस्पताल ले जाएं और सैफ की मदद करें। ये एक ऐसी रात है, सैफ तो कभी नहीं भूल पाएंगे, सैफ का परिवार भी कभी नहीं भूल पाएगा, लेकिन ये ऑटो रिक्शा वाला भी इस रात को शायद अपने जीवन में कभी नहीं भूल पाएगा। कि भारत में हिंदू महासभा के उदय के बाद से मुस्लिम अभिनेताओं को जान का खतरा बढ़ गया है और वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान को भारतीय मुसलमानों के अधिकारों के लिए अब आगे आना चाहिए। तो आपको याद होगा कल हमने आपको कहा था कि देश में जो बड़े बड़े नेता हैं वो तो इस मामले में कूद ही गए हैं। अलग अलग मुख्यमंत्री सैफ पर हुए हमले को लेकर राजनीति कर रहे हैं और हमने आपसे कहा था कि आप एक दिन रुक जाइए, इसमें धर्म का एंगल भी जरूर आएगा और धर्म का एंगल आज आ गया। धर्म की एंट्री इस घटना में हो गई है और यह एंट्री हुई है पाकिस्तान की ओर से, क्योंकि पाकिस्तान ने अब इसमें धर्म को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। और देखिए, मैं बड़ी स्क्रीन पर आपको दिखाता हूं, आप जरा पढ़कर देखिए उन्होंने क्या लिखा है। वो लिखते हैं, शाहरुख खान को धमकी मिली और सलमान खान को 1 से अधिक बार निशाना बनाया गया और अब सैफ अली खान को चाकू से मारा। मुंबई मुस्लिम सुपरस्टार्स के लिए अब सुरक्षित नहीं है। तो फवाद चौधरी, पाकिस्तान के एक नेता और पूर्व मंत्री, अब यह कह रहे हैं कि मुंबई में, बॉलीवुड में जो मुस्लिम एक्टर्स हैं, जो खान्स हैं,
ये सुरक्षित नहीं है और इन्हें इसलिए निशाना बनाया जा रहा है क्योंकि ये मुसलमान हैं, इनके धर्म की वजह से। तो अब आप सोच सकते हैं कि हमारे देश में और हमारे पड़ोसी देश में पाकिस्तान में असल में कुछ भी हो सकता है। ये एक सिंपल कहानी है जिसमें एक अपराधी एक बड़े फिल्म स्टार के घर में घुस आया। किस मंशा से घुसकर आया ये तो तब पता चलेगा जब वो अपराधी पकड़ा जाएगा। कहानी है तो बिल्कुल फिल्मी, लेकिन इसमें धर्म की कोई गुंजाइश नहीं थी। लेकिन आप सोचिए, हमारे देश के नेता इसमें राजनीति ले आए और कुछ लोग अब इसमें धर्म को भी लेकर आ गए हैं। बड़ी बात इसमें यह है, जो घबराने वाली बात है वो ये है कि अगर सैफ भी अपने घर में सेफ नहीं है तो फिर इस देश में कौन सेफ है? अब हम आपको असल राजनीति की दुनिया में लेकर चलते हैं और आपको बताते हैं कि मुफ्त की उन रेवड़ियों के बारे में बताएंगे जिनमें राजनीतिक पार्टियां हर रोज भर भर के गुड़ मिला रही हैं। तो दिल्ली में अब कंपटीशन इस बात का है कि किस पार्टी की रेवड़ियां ज्यादा मीठी हैं। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बाद अब बीजेपी ने भी अपने घोषणा पत्र का ऐलान कर दिया है। बीजेपी ने कहा है कि वो दिल्ली में हर गरीब महिला को हर महीने 2,500 रुपए देगी। इससे पहले आम आदमी पार्टी हर महिला को हर महीने 2,100 रुपए और कांग्रेस 2,500 रुपए देने का वादा कर चुकी है। और अब बीजेपी ने भी कांग्रेस की तरह ही अपने ऑफर को मैच कर दिया है कांग्रेस से और कहा है कि वो भी गरीब महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपए देगी। ये आम आदमी पार्टी की महिला सम्मान योजना से 400 रुपए ज्यादा है। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या अरविंद केजरीवाल भी इसे अब 2,100 रुपए से बढ़ाकर 2,500 रुपए करने वाले हैं? अब आप सोचिए, जब ऐसा होगा तो दिल्ली के वोटर शायद ये ना कहने लगे कि भाई केजरीवाल से कि आप तो 2,100 दे रहे हैं, बीजेपी तो 2,500 दे रही है, तो अगर आप या तो 2,500 से ज्यादा दीजिए, नहीं तो हमारा वोट बीजेपी को। क्या ऐसा होने वाला है? क्या अब लोग पार्टी भी नहीं देखेंगे, सिर्फ ये देखेंगे कि कौन पार्टी कितना पैसा दे रही है? बीजेपी ने यह वादा भी किया है कि वो गरीब महिलाओं को रसोई गैस के सिलेंडर पर 500 रुपए की सब्सिडी देगी, यानी उनके लिए सिलेंडर 500 रुपए सस्ता हो जाएगा। होली और दिवाली जैसे त्योहारों पर सिलेंडर मुफ्त दिया जाएगा। गर्भवती महिलाओं को 21,000 रुपए और 6 पोषण किट में दिए जाएंगे। बुजुर्गों की मासिक पेंशन बढ़ाकर 2,500 रुपए कर दी जाएगी। 10 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज किया जाएगा प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना के तहत। और दिल्ली में अभी जहां जहां पर भी झुग्गियां हैं, वहां हर झुग्गी के बदले लोगों को पक्का मकान दिया जाएगा। बीजेपी ने यह वादा भी किया है कि वो मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी, बसों में मुफ्त सफर, मुफ्त तीर्थ यात्रा से जुड़ी मौजूदा आम आदमी पार्टी की सरकार की सारी योजनाओं को जारी रखेगी। तो बड़ी बात देखिए, बीजेपी ये कह रही है कि आम आदमी पार्टी ने जो योजनाएं दी थी, मुफ्त बिजली पानी की और बसों की और बाकी भी जो योजनाएं, वो सब जारी रहेंगी। उसके ऊपर से बीजेपी अब नई चीजें दे रही है। यह बात कांग्रेस ने भी कही है कि वो पढ़े लिखे युवाओं को 1 साल की इंटर्नशिप के लिए हर महीने 8,500 रुपए देगी। हर परिवार को 25 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस कवर देगी। इसी तरह आम आदमी पार्टी मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी, बसों में मुफ्त सफर, बुजुर्गों के लिए मुफ्त तीर्थ यात्रा की योजना पहले से ही चला रही है। और आज अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री मोदी को एक और चिट्ठी लिखकर दिल्ली मेट्रो में छात्रों के लिए किराए को 50% कम करने की मांग की है। केजरीवाल मेट्रो के किराए में भी 50% की सब्सिडी लेकर आए हैं और उनका कहना है कि अगर केंद्र सरकार इसके लिए तैयार हो गई तो मेट्रो में दिल्ली के छात्रों का किराया अब आधा हो जाएगा। आज मैं संकल्प पत्र का पहला भाग आपके सामने रिलीज कर रहा हूं। दूसरा और तीसरा भाग जल्द ही आपके सामने शनय यानी टाइम टू टाइम वो रिलीज किया जाएगा। जो दिल्ली में जन कल्याण की योजनाएं चल रही हैं, वह सारी योजनाएं भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने पर जारी रहेंगी और वह ज्यादा कारगर तरीके से, मोर इफेक्टिवली और उसका सुदृढ़ीकरण किया जाएगा। आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ऐलान किया है कि हम भी केजरीवाल की तरह फ्री की रेवड़ी देंगे, हम भी केजरीवाल वाली फ्री की रेवड़ी देंगे।
तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी सामने आके स्पेसिफिकली ऐलान करे कि उनकी इस पे सहमति है, और वो कहें कि पहले जो मोदी जी कह रहे थे वो गलत था। अभी तक मोदी जी ने जब जब कहा कि फ्री की रेवड़ी सही नहीं है, मोदी जी कहें कि मैंने गलत बोला था, केजरीवाल सही था। और ये फ्री की रेवड़ी देश के लिए अच्छी है और फ्री की रेवड़ी होनी चाहिए। फ्री की रेवड़ी भगवान का प्रसाद है। अब बीजेपी चाहे ये कहे या ना कहे कि केजरीवाल सही थे और वो गलत थी, लेकिन बीजेपी ने ये तो बता ही दिया है कि वो खुद को विचारधारा वाली पार्टी कहती थी, लेकिन अब कैश वाली कल्याणकारी योजनाओं ने उसे भी झुका दिया है। और इसका एक कारण यह है कि हर विधानसभा चुनाव असल में अलग होता है। हर चुनाव का एक अलग चरित्र होता है। हर चुनाव के हर राज्य में अलग मुद्दे होते हैं और वहां का वोटर चुनाव में जिस प्रकार से अपनी प्रतिक्रिया देता है, ये हर जगह हर देश में अलग अलग है, हर राज्य में अलग अलग है। इसलिए जो दिल्ली का जो वोटर है वो अलग तरीके से व्यवहार करता है, किसी और राज्य का वोटर अलग तरीके से व्यवहार करता है, हरियाणा का वोटर अलग प्रकार से व्यवहार करता है। दिल्ली में जिस तरह से मुफ्त की रेवड़ियां पिछले कई वर्षों से बांटी जा रही हैं, उससे दिल्ली के चुनावों का जो चरित्र है वो अब बदल चुका है। बीजेपी को समझ में आ गया है कि अब दिल्ली में विचारधारा की मूंगफली में मुफ्त की रेवड़ियों को मिलाना जरूरी हो गया है। अब दिल्ली के लोग विचारधारा की मूंगफली को ऐसे नहीं खाएंगे। वो ये मांग करेंगे कि हमें इस विचारधारा की मूंगफली के साथ साथ मीठी मीठी रेवड़ियां भी चाहिए, तभी ये विचारधारा की मूंगफली बिकेगी। और दिल्ली के लोग अब ये साफ साफ कह रहे हैं कि उन्हें जो पार्टी मुफ्त बिजली देगी, मुफ्त पानी देगी, बसों में यात्रा मुफ्त कर देगी, मेट्रो में यात्रा आधे दाम पर देगी या मुफ्त कर देगी, मुफ्त इलाज देगी, हर महीने ज्यादा कैश देगी, वो उसी को वोट देंगे, विचारधारा चाहे किसी की कोई भी हो। आप इसे दिल्ली की जनता के वोट का एमएसपी भी कह सकते हैं। हालांकि यह भारत के लोकतंत्र के लिए कितना उचित है, आज इस पर पूरे देश को सोचना चाहिए, क्योंकि अब जनता पार्टियों को नहीं बल्कि उनके द्वारा दी जा रही मुफ्त की रेवड़ियों को चुनेगी। कौन पार्टी कितना पैसा दे रही है, इसके आधार पर कैंडिडेट जीतेंगे। और जो चलन दिल्ली के इन चुनावों से शुरू होगा, उसका दूसरे राज्यों के चुनावों पर भी जरूर प्रभाव पड़ेगा। जब ये साल शुरू हुआ था 2025 का, तब शुरू में ही हमने आपको ये बात बताई थी कि ये जो साल है ये मुफ्त की रेवड़ियों के लिए याद किया जाएगा। और अभी तो 2100 रुपए से शुरुआत हुई है, दिल्ली के चुनाव आते आते 2500 रुपए तक का अब ये भाव चला गया है। अब आप देखिएगा कि इसके बाद जो दूसरे राज्यों में जब चुनाव आएंगे, वहां पर भी वहां की जनता भी वही मांगने वाली है। और वहां की जनता यह कहेगी कि अगर दिल्ली के लोगों को 2500 दे रहे हो तो हमें 3000 चाहिए। फिर एक और राज्य की जनता कहेगी हमें 3500 चाहिए। और हो सकता है कि आने वाले समय में ये जो राशि है ये 5 से 10,000 रुपए तक भी पहुंच जाए। अब आप देखिए, आपको हर महीने 5 से 10,000 रुपया कैश मिल जाए, बिजली का बिल नहीं देना, पानी का बिल नहीं देना, बसों में यात्रा मुफ्त है, मेट्रो में यात्रा मुफ्त है, इलाज मुफ्त है, तो फिर लोगों को काम करने की आवश्यकता ही क्या है। तो ये दिल्ली का जो चुनाव आने वाला है, ये एक बहुत बड़ी केस स्टडी भी होगी और हमारे देश के लोकतंत्र में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट भी ये होगा। अब पूरा देश ये देख रहा है कि दिल्ली की जनता किसे चुनती है, 2100 वाले को या 2500 वाले को। जीत किसकी होती है ये देखते हैं। अब हम आपको यह बताएंगे कि इजराइल और आतंकवादी संगठन हमास के बीच हुए नए समझौते में दुनिया के लिए क्या सीख छिपी हुई है। युद्ध के 1 साल 3 महीने और 10 दिन के बाद इजराइल गाजा में सीज फायर के लिए तैयार हो गया है, युद्ध को रोकने के लिए तैयार हो गया है। यह समझौता कतर में हुआ है। कतर में इजराइल और हमास के बीच यह समझौता हुआ, जो अलग अलग शर्तों के साथ 3 चरणों में लागू होगा। इनमें पहले चरण में हमास हर रोज इजराइल के एक बंधक को रिहा करेगा और बदले में इजराइल भी हर रोज अपनी जेलों में बंद हमास के 50 कैदियों को रिहा करेगा। यानी एक बंधक के मुकाबले 50 कैदी की रिहाई करेगा इजराइल। इजराइल का एक बंधक जब रिलीज होगा, उसके बदले में इजराइल 50 आतंकवादियों को छोड़ेगा अपनी जेल से। यह वो इजराइल है
जो ये कहता था कि हम कभी भी आतंकवादियों के साथ समझौता नहीं करेंगे, हम चाहे कुछ भी हो जाए किसी आतंकवादी को जेल से नहीं छोड़ेंगे, आज ये उस इजराइल का हाल है। पहले चरण में ही इजराइल के सैनिकों को गाजा से वापस लौटना होगा और गाजा में रोजाना 500 ट्रकों से खाने पीने का सामान भेजा जाएगा। अगर सब कुछ ठीक रहा तो दूसरा चरण 3 फरवरी से लागू होगा, जिसमें युद्ध विराम को आगे जारी रखने पर सहमति बनेगी। इसके बाद तीसरे चरण में गाजा को दोबारा से बसाने की कोशिश शुरू होगी। वहां पर पुनर्निर्माण का काम होगा। ये सारी जो बिल्डिंग्स गिर चुकी हैं इन्हें दोबारा से बनाया जाएगा और इसमें 3 से 5 साल लगेंगे। अब आप सोचिए, इसमें जब ये पुनर्निर्माण होगा, इसमें लाखों करोड़ों रुपए खर्च होंगे, लाखों करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट्स दिए जाएंगे, ठेके दिए जाएंगे, बड़ी बड़ी कंपनियां आएंगी जो ये काम करेंगी और फिर से लोग इसमें पैसा बनाएंगे। 7 अक्टूबर 2023 के आतंकवादी हमले में हमास ने इजराइल के 252 लोगों को बंधक बना लिया था। आप याद कीजिए, 252, और इनमें से 96 लोग अब भी हमास की कैद में हैं। आज बड़ा सवाल यह है कि अगर इजराइल को समझौता ही करना था तो उसने 468 दिनों तक यह युद्ध लड़ा ही क्यों? इस युद्ध में गाजा के 46,788 लोग मारे गए, जिनमें 18,000 छोटे छोटे बच्चे थे। 18 लाख लोगों को अपना घर छोड़कर भागना पड़ा। इजराइल ने गाजा पर 85,000 टन बारूद के बम गिराए और 53,000 से ज्यादा मिसाइल्स दागी। गाजा की 70% इमारतें नष्ट हो गईं, जिससे उसे 1,60,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। और इस युद्ध में इजराइल ने लगभग 6 लाख करोड़ रुपए खर्च कर दिए। अगर इजराइल पहले ही दिन हमास से समझौता कर लेता तो ना तो यह युद्ध होता और ना ही हजारों लोगों की जानें जाती। दूसरा, यहां सवाल हमास को लेकर भी है। अगर हमास को बंधक बनाए गए इन लोगों को छोड़ना ही था तो उसने ऐसा पहले दिन ही क्यों नहीं किया, जब गाजा में हजारों लोग दिन रात मारे जा रहे थे? हमास को भी यह देखना होगा कि उसकी वजह से हजारों लोग मारे गए। यह काम अगर उसने पहले कर लिया होता तो उनके हजारों लोग बच जाते। हमास ने गाजा के मुसलमानों को बचाने के लिए कुछ नहीं किया। अगर वो चाहता तो पहले ही इन बंधकों को छोड़कर हजारों लोगों की जान बचा सकता था, लेकिन उसका मकसद अपने आतंकवादियों को इजराइल की जेलों से रिहा करवाना था। उसका पहला मकसद यह था, इसलिए उसने हजारों लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया। इस समझौते में दुनिया के लिए 5 बड़े सबक छिपे हैं। पहला, इजराइल ने हमास से समझौता करके आतंकवादियों की विचारधारा को मजबूत किया है। दूसरा, हमास के आतंकवादी इजराइल के लोगों को बंधक बनाकर उसे ब्लैकमेल करने में कामयाब हो गए और अब यह एक मिसाल बन जाएगा और एक मजाक भी बनेगा। तीसरा, उस समझौते से दुनिया में इजराइल की मजबूत छवि को बहुत नुकसान पहुंचेगा। लोग कहेंगे इजराइल अपने लोगों को हमास से छुड़ाने में नाकाम रहा, इसलिए उसने आतंकवादियों के सामने घुटने टेक दिए। चौथा, दुनिया आतंकवाद के खिलाफ खुद को एकजुट बताती है, लेकिन दूसरी तरफ कतर और इजिप्ट जैसे देश हमास के आतंकवादियों के साथ इजराइल की डील भी करवाते हैं। और पांचवा सबक यह कि कलयुग में बुराई पर अच्छाई की जीत नहीं होती, बल्कि कलयुग में अब बुराई पर समझौते की जीत होती है। अच्छाई और बुराई के बीच समझौता हो जाता है और इस युद्ध में भी ऐसा ही हुआ है। यह आपको कैसा लगा? हम तो हमेशा यह सुनते आए थे कि बुराई पर अच्छाई की जीत होती है, लेकिन इस कलयुग में अच्छाई और बुराई के बीच आखिर में समझौता हो जाता है। आज मुस्लिम देशों में हमास के समर्थक जश्न मना रहे हैं और कह रहे हैं कि आतंकवादी हसन नसरल्ला, इस्माइल हनिये और याह्या सिनवर की शहादत आखिरकार सफल हो गई और हमने इजराइल को झुका दिया। जबकि इजराइल में लोग इस समझौते का विरोध कर रहे हैं और कह रहे हैं कि यह हमास के आतंकवादी हमलों में मारे गए लोगों और उनके परिवारों के साथ एक भद्दा मजाक है और इससे वहां के प्रधानमंत्री नेतन्याहू की जो रेटिंग है वो भी कम हो गई है। मैं युद्ध विराम और बंधक समझौते की घोषणा करता हूं। इजराइल और हमास के बीच अब तक सहमति बन चुकी है। 15 महीने का संघर्ष जो 7 अक्टूबर को हिजबुल्लाह के क्रूर नरसंहार के साथ शुरू हुआ, बंधकों और उनके परिवार वालों, साथ ही इजराइल के लोगों ने 15 महीने से अधिक का आतंक सहा। गाजा में लड़ रहे निर्दोष लोगों ने 15 महीने से अधिक समय तक पीड़ा सही। अब ये सब गाजा में बंद हो जाएगा और जल्द ही बंधक अपने परिवारों के पास लौट आएंगे। तो देखिए, अगर इस युद्ध को आप ब्लैक एंड व्हाइट में देखेंगे तो हमास के जो समर्थक हैं वो जश्न मना रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं, जीत का जश्न मना रहे हैं और वो कह रहे हैं
कि हमने इजराइल जैसे देश को भी घुटनों पर ला दिया। इजराइल आज हमारे साथ झुक गया, ये सारे लोग खुश हैं। और इजराइल के जो लोग हैं वो आज निराशा में डूबे हुए हैं और दुनिया ये नहीं समझ पा रही कि इजराइल जैसा जो देश है वो आखिरकार कैसे अपने लोगों को नहीं छोड़ा पाया और आखिर में उसे हमास के साथ समझौता करना ही पड़ा। और एक बात और है इस युद्ध में जो छिपी हुई है। हाल के वर्षों में आपने देखा होगा, युद्ध चाहे दो देशों की सेनाओं के बीच हो या आतंकवादियों की सेना और किसी देश की सेना के बीच में हो, कोई भी युद्ध निर्णायक स्थिति में नहीं पहुंच पाया। किसी भी युद्ध में कोई सेना यह दावा नहीं कर पाई कि हमने इस युद्ध को जीत लिया। अब आप देख लीजिए, रशिया और यूक्रेन के बीच कितने वर्षों से यह युद्ध चल रहा है, लेकिन रशिया इस युद्ध को जीत नहीं पा रहा। इजराइल और हमास के बीच यह युद्ध चलता रहा, लेकिन इजराइल की सेना इस युद्ध को जीत नहीं पाई। इससे पहले अमेरिका की सेना अफगानिस्तान में थी, लेकिन अमेरिका की सेना भी इस युद्ध को जीत नहीं पाई। हाल के वर्षों में आप जितने भी युद्ध देखेंगे दो अलग देशों के बीच में या आतंकवादियों और देशों के बीच में, कोई भी युद्ध ऐसा नहीं है जिसमें निर्णायक स्थिति में कोई भी सेना पहुंच पाई हो और किसी ने यह दावा किया हो कि वो सेना जीत गई और दूसरी सेना हार गई। अगर ऐसा ही होना है तो फिर युद्ध का फायदा क्या है? ऐसे अगर आप कल्पना कीजिए, रशिया और यूक्रेन के बीच भी अगले कुछ महीनों में अगर समझौता हो जाता है तो दुनिया एक बार को फिर से यह सोचेगी तो फिर इस युद्ध का फायदा ही क्या था, जब आगे चलकर आपको समझौता ही करना था। हम ये नहीं कह रहे हैं कि समझौता नहीं होना चाहिए, समझौता होना चाहिए, लेकिन ये सारे समझौते पहले दिन ही हो जाने चाहिए थे। पाकिस्तान में कानून का प्रयोग बदला लेने के लिए किया जाता है। वहां की अदालतें बदला लेने के उपकरण हैं और ये अदालतें असल में सब सेना के इशारे पर चलती हैं। जैसा सेना कहती है वैसा होता है। पाकिस्तान में सरकार बदलते ही विपक्षी नेताओं का जेल जाना तय हो जाता है और इसीलिए वहां के नेता सेना के साथ अच्छे संबंध चाहते हैं ताकि सजा सुनाए जाने के बाद उन्हें देश छोड़कर जाने की मोहलत मिल जाए और जेल में ना रहना पड़े। इसलिए अगर इमरान खान को आज बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि क्या उनकी पूरी जिंदगी जेल में बीतने वाली है, ऐसा नहीं है। जिस दिन पाकिस्तानी सेना का मोहभंग नवाज शरीफ और उनके भाई शहबाज शरीफ से हो जाएगा, उस दिन इमरान खान को बाहर निकालने की कोई ना कोई तरकीब वहां की सेना निकाल लेगी। अब आपको यह बताएंगे कि क्या भविष्य में सैनिकों की जगह रोबोट्स युद्ध लड़ा करेंगे। पुणे में 77वें सेना दिवस के मौके पर पहली बार ऐसा हुआ जब सेना की परेड में 12 रोबोटिक डॉग्स ने मार्च पास्ट में हिस्सा लिया। ये वही रोबोटिक डॉग्स हैं जिन्होंने 2 महीने पहले पोखरण के युद्ध अभ्यास में भी हिस्सा लिया था। भारतीय सेना इन्हें म्यूल कहती है, जिसका मतलब होता है मल्टी यूटिलिटी लेग्ड इक्विपमेंट। ये एक ऐसी रोबोटिक मशीन है जो एक सैनिक के सारे काम कर सकती है। ये रोबोटिक डॉग्स पेट्रोलिंग कर सकते हैं, -45 डिग्री सेल्सियस की ठंड से गर्मी में और 55 डिग्री सेल्सियस की भीषण गर्मी में सर्च और रेस्क्यू का काम कर सकते हैं। जरूरत पड़ने पर दुश्मन से युद्ध लड़ सकते हैं। इनकी अधिकतम स्पीड 3 मीटर प्रति सेकंड है, जबकि सैनिकों की औसतन स्पीड चलने की 4.5 मीटर प्रति सेकंड होती है। भारतीय सेना में अब तक कुल मिलाकर 100 रोबोटिक डॉग्स को शामिल किया गया है और ये सभी भारत में बने हैं और मेड इन इंडिया रोबोटिक डॉग्स ये हैं जो आप ये देख रहे हैं। ये रिमोट से ऑपरेट होते हैं। एक बार चार्ज होने पर अधिकतम 20 घंटे तक काम करते हैं। पहाड़ों पर चढ़ते समय 12 किलोग्राम वजन उठाने में सक्षम है और ये कैमरे और सेंसर से भी लैस है। इसके अलावा ये बर्फ, रेगिस्तान, उबड़ खाबड़ जमीन, ऊंची सीढ़ियां, सुरंग, यहां तक कि पहाड़ी इलाकों में हर बाधा को पार करने में सक्षम है। दुनिया में इस समय 40 से ज्यादा देश ऐसे हैं जो इन रोबोटिक डॉग्स का इस्तेमाल कर रहे हैं और इन्हें किलर रोबोट्स भी कहा जाता है। रशिया के खिलाफ युद्ध में जब यूक्रेन के पास सैनिकों की बहुत बड़ी फौज नहीं बची, तब वो इन्हीं किलर रोबोट्स की मदद ले रहा है। दुनिया में किलर रोबोट्स के हजारों डिजाइन हैं, लेकिन इनमें रोबोटिक डॉग्स के डिजाइन को सेना के लिए सबसे ज्यादा कारगर माना जाता है और दुनिया भर की जो सेनाएं हैं वो अब इस तरह के रोबोटिक डॉग्स को इस्तेमाल कर रही हैं और आने वाले दिनों में दुनिया भर की सेनाओं के लिए असल में ये एक लेसन है